हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1968 में आई फ्रेंच इटालियन हॉरर एंथोलॉजी मूवी स्पिरिट्स ऑफ द डेड का ब्रेकडाउन, जिसमें आप 3 आर्टिस्टिक टेल्स देखोगे जो कि एडगर एलन पो की स्टोरीज पर बेस्ड हैं और तीनों को डायरेक्ट किया है बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने। इस मूवी के और भी कई नाम हैं, जैसे कि टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड इमेजिनेशन या टेल्स ऑफ मिस्ट्री, हिस्ट्रीज एक्स्ट्राऑर्डिनरीज और ट्रेपेसी नल डेलीरियो, यानी कि कंट्रीज के हिसाब से नाम है। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहली टेल का नाम है मैट ज़ैंगरस्टाइन और इसके डायरेक्टर हैं रॉजर वैडिम। ये कहानी है 22 साल की राजकुमारी फ्रेडरिक मैट ज़ैंगरस्टाइन की, जिसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है, इसलिए अब पूरी जायदाद इसी की है, जिसमें दुनिया भर की जमीन है, 10-12 बड़े बड़े किले हैं और सोना चांदी तो इतना है कि कोई गिनती नहीं। तो एक आलीशान लाइफ ये जी रही है, पर फिर भी इसके मन को चैन नहीं। इसे रोज बुरे सपने आते हैं, जो कि सपने है भी या नहीं वो हम नहीं जानते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घमंडी, जिद्दी और क्रूर है। जो भी इसने बोल दिया वो होकर रहेगा। ना सुनने की आदत इसे है नहीं, क्योंकि आज तक ना किसी ने बोला नहीं। इसे किसी भी चीज की वैल्यू नहीं है, यहाँ तक कि किसी की जान की भी नहीं। तो अभी इसे एक मरा हुआ लड़का दिखाई दे रहा है जो इसका वहम है, या फिर इसने खुद उसे मारा वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि राजकुमारी से कौन सवाल करे। उस लड़के को देखकर वो बेचैन हो गई, तो अपने नौकर ह्यूग्स को बुलाकर उसने बोला कि मुझे ताजी हवा चाहिए। मतलब समझे, कुछ दिनों के लिए इसे कहीं दूर जाना है। राजकुमारी है, खिड़की थोड़ी ना खुलवाएगी। ह्यूग्स ने सारी तैयारियां की और फिर अपने सभी दोस्तों को लेकर वो पहुंच गई अपने बचपन वाले किले पर। पूरे दिन ये कुछ नहीं करती, बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है, वो भी खतरनाक वाली। तो उन दोस्तों को ये यहाँ पर भी ले आई, क्योंकि उनके बिना गुजारा नहीं। अकेलापन बहुत है ना। और हाँ, इसके पास एक पालतू चीता भी है और चीते का बच्चा भी। किले पर पहुंचते ही उसने एक बच्चे को फांसी पर लटकाकर उसके साथ खेल खेला। फिर अपनी अय्याशी पूरी करने के बाद वो निकली सैर पर और पहुंच गई अपने पड़ोसियों की प्रॉपर्टी तक, जो कि इसके कजन्स हैं, पर इसके जितने अमीर नहीं। इन दोनों फैमिलीज में सदियों से लड़ाई चल रही है, इसलिए राजकुमारी कभी इनसे नहीं मिली और ना ही वो राजकुमारी से। जैसे इनकी फैमिली में सिर्फ राजकुमारी बची है, वैसे ही उनकी फैमिली में बचा है सिर्फ एक लड़का, बैरन विल्हम। राजकुमारी उसे प्रोवोक कर रही थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। वो सीधा अस्तबल में चला गया अपने घोड़ों के पास। वैसे तो विल्हम भी काफी नाम कमा सकता था, लेकिन उसे ऐसे ही रहना पसंद है, जानवरों के बीच एकांत में। चकाचौंध वाली लाइफ उसे चाहिए नहीं। खैर, राजकुमारी वापस किले पर जाकर पार्टी करने लगी, जिसमें सब कुछ हो रहा था। हर कोई मस्ती में था, लेकिन इतनी भीड़ के बीच में भी वो अकेली थी। इसके पास वो नहीं है जो विल्हम के पास है, सुकून। शायद इसे भी वो एकांत में मिले। तो अगले दिन बिना झुंड के वो अकेली जंगल में गई, जहाँ पर अचानक उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया। किस्मत से विल्हम वहीं पास में था, तो उसने आकर राजकुमारी को फ्री किया, जिसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इनके बीच तो नफरत है। पर फिर भी उसने मदद की और बिना कोई एहसान दिखाए वो चला गया। राजकुमारी के लिए ये बिहेवियर थोड़ा नया था। ऐसा भी कोई बर्ताव कर सकता है उसे पता ही नहीं था, क्योंकि ना तो वो खुद ऐसी है और ना ही उसके चमचे। हर किसी को इससे कोई ना कोई मतलब है, लेकिन विल्हम की बात अलग थी। अब यही बात लगातार राजकुमारी के दिमाग में चल रही थी। इस बर्ताव के बाद कुछ तो उसके अंदर बदल चुका। अगले दिन पार्टी में शामिल होने के बजाय वो फिर से बाहर निकल गई विल्हम को ढूंढने, लेकिन आज वो उस जगह पर नहीं था। अगले दिन भी सेम हुआ, वो फिर से बाहर निकली और आज वो उसे मिल भी गया। एक खंडर में वो एक उल्लू को खाना खिला रहा था। साफ दिख रहा था कि राजकुमारी उस पे फिदा हो चुकी थी, लेकिन उसे क्या, वो जरा भी भाव नहीं दे रहा था। और यही बात तो राजकुमारी के लिए नहीं थी। पहली बार ये किसी के आगे पीछे घूम रही है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अचानक राजकुमारी का घोड़ा सुल्तान और विल्हम का घोड़ा प्रिंस दोनों भाग गए। अब सर्दी बहुत थी और विल्हम तो अपने कोट में था। राजकुमारी उसे बोलती है कि हमारे यहाँ तो अपना कोट उतार कर दे देते हैं, पर विल्हम ने फिर भी कोट नहीं दिया, उसने शेयर किया, जिससे वो और ज्यादा इम्प्रेस हो गई। अब आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों तो कजन्स हैं, पर ये तो कुछ भी नहीं। इससे भी
ज्यादा अजीब बात यह है कि ये दोनों एक्टर्स रियल लाइफ में भाई बहन हैं, जेन फोंडा और पीटर फोंडा। और जो इस टेल को डायरेक्ट कर रहे हैं रॉजर वैडिम, वो उस टाइम पर जेन फोंडा के हस्बैंड थे। बोलूंगा तो अजीब लगेगा, पर भाई बहन का लव एंगल चल रहा है और जीजा शूट कर रहा है। अब इतना कुछ चल ही रहा था तो राजकुमारी ने विल्हम को डिनर पर इन्वाइट कर दिया, लेकिन विल्हम ने तभी के तभी मना भी कर दिया, जिससे राजकुमारी बौखला गई। पहली बार किसी ने उसे मना किया, वो भी तब जब लाइफ में पहली बार वो किसी के साथ सिंसियर थी। तो अब कुछ तो करना ही था, नहीं तो अंदर ही अंदर वो घुट जाती। और उसने वही किया जिसमें वो माहिर थी। ह्यूग्स को बुलाकर उसने विल्हम के अस्तबल में आग लगवा दी। उसे पता था कि विल्हम को जानवरों से प्यार है, तो अगर उन्हें चोट पहुंचाएगी तभी उसका मन दुखेगा, जैसे इसका दुख रहा है। उस आग में कई लोग भी जल गए और कई घोड़े भी। कुछ घोड़े तो बचकर भाग निकले, लेकिन विल्हम का खास घोड़ा प्रिंस अंदर ही फंसा हुआ था। तो विल्हम अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने गया, लेकिन वापस नहीं आ पाया। प्रिंस और विल्हम दोनों जलकर राख हो गए, और इसकी उम्मीद तो राजकुमारी को भी नहीं थी कि विल्हम अपने घोड़े के लिए जान दे देगा। ये तो अपने माँ बाप के लिए भी ना देती। अब वो अपने रूम में लगी हुई धागों से बनी हुई पेंटिंग देख रही थी, जिसके अंदर एक काला घोड़ा बना हुआ था। तभी अचानक सेम वैसा ही घोड़ा उनके किले के अंदर आ गया। वो आग में से निकल कर आया था, लेकिन विल्हम के सर्वेंट्स भी उसे नहीं जानते। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा। सभी उसे काबू करने में लग गए, लेकिन वो किसी के भी काबू नहीं आ रहा था। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके आने से वो शांत हो गया, जैसे उसे जानता हो। फिर राजकुमारी वापस ऊपर गई तो उसने देखा कि वो पेंटिंग जल चुकी थी और वो काला घोड़ा उसमें से गायब था। सिर्फ उतना ही पार्ट जला। और ध्यान रखना, लोगों के मुताबिक वो घोड़ा भी आग में से निकल कर आया है। उसके आसपास आग थी। अब राजकुमारी ने ऑर्डर दे दिया कि इस पेंटिंग को जल्द से जल्द पहले जैसा करवाओ। एक वीवर को ढूंढो जो ये काम कर पाएगा। और उसके ऑर्डर पर ह्यूग्स भी काम पर लग गया। राजकुमारी ने सोचा था कि अस्तबल को जलाने से उसे अच्छा फील होगा, लेकिन सैडली ऐसा हुआ नहीं। ना तो उसके मन को चैन मिला और ना ही कुछ शांत हुआ। उल्टा वो और ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि विल्हम अब रहा नहीं। चाहती ये कुछ और थी, लेकिन हो कुछ और गया। चाहती थी कि विल्हम की सारी करीबी चीजें मिटा देगी तो वो खुद इसके पास आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा भी नहीं होने वाला था। और अब तो वो मर ही गया। अगर कोई ढंग का सलाहकार इसके पास होता तो बात कुछ और होती। सारे तो यस मैन है। अब अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए राजकुमारी उस घोड़े के साथ टाइम बिताने लगी। रोज उसके साथ घूमने जाती और पूरा पूरा दिन गायब रहती। वो घोड़ा उसका दोस्त बन चुका था, लाइफ का पहला दोस्त। इसी बीच एक वीवर उस पेंटिंग को भी पूरा करने में लगा हुआ था, लेकिन इसमें अभी काफी टाइम लगेगा। इतने में राजकुमारी उस मिस्टीरियस घोड़े के साथ मगन थी और पेंटिंग को बनता देखकर उसे एक अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे कि वो अपनी मौत को ही तैयार करवा रही है। लेकिन जब घोड़े के साथ होती तो सब कुछ भूल जाती। एक दिन घोड़े को लेकर वो उसी खंडर पर पहुंची जहां पर विल्हम इसे मिला था। और वो देखती है कि वो उल्लू आज भी वहीं पर बैठा है, पर उसे खाना खिलाने वाला अब नहीं आता। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए और एक दिन भारी तूफान आने लगा। जोर जोर से बिजली कड़क रही थी और उसी बिजली के गिरने से पास में ही आग लग गई। राजकुमारी का जी घबरा रहा था, क्योंकि उसके घर में जल रही आग बुझती जा रही थी और बाहर वाली बढ़ती जा रही थी। तब और कुछ उसे सूझा नहीं तो वो घोड़े को लेकर बाहर चली गई। इसी बीच वो पेंटिंग वाला घोड़ा भी तैयार हो चुका था, पर इस बार उसकी आंखें लाल थी, खून से नहीं बल्कि आग से। तो राजकुमारी का घोड़ा भी उसे सीधा आग में लेकर चला गया। और राजकुमारी को इससे कोई तकलीफ नहीं थी। उसे भी विल्हम वाला ही अंत चाहिए था, ताकि आगे जाकर वो विल्हम से मिल सके। घोड़ा और राजकुमारी दोनों जिंदा जलकर राख हो गए, बिल्कुल विल्हम और प्रिंस की तरह। और इसी के साथ ये टेल होती है खत्म। तो जो आग राजकुमारी ने लगवाई थी, जिसमें विल्हम और प्रिंस जलकर मारे गए थे, उसी आग में से राजकुमारी का काल निकला, यानी कि वो घोड़ा। और राजकुमारी को लेकर वो उसी आग में समा गया। राजकुमारी को भी इससे बेहतर अंत अपना नहीं दिख रहा था। जो भी उसने जीवन भर किया, अंत में जाकर उसका आभास उसे हो चुका था। ये थी पहली टेल। सेकंड टेल का नाम है विलियम विल्सन और इसके डायरेक्टर हैं लुइस मॉले। ये कहानी है विलियम विल्सन नाम के एक आर्मी ऑफिसर की, जो काफी घबराते हुए भाग रहा था, क्योंकि उसे बार बार दिखाई दे रहा था जैसे कोई बेल टावर से कूदकर मर गया। भागते हुए वो एक चर्च में पहुंचा, जहां पर वो प्रीस्ट से कन्फेस करता है कि मैंने एक आदमी को जान से मार डाला। बात यहाँ तक कैसे पहुंची वो जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके पास्ट में। जब ये बच्चा था तब भी बहुत ज्यादा क्रूर था। सारे बच्चे इससे डरते थे। पढ़ाई ये करता नहीं था, दिमाग इसका उल्टा था। एक दिन एक बच्चे को ये तंग कर रहा था तो उसने इसकी शिकायत कर दी, जिस वजह से टीचर ने खींच कर इसके हाथ पे डंडे मारे। हाथों से खून भी आने लगा, लेकिन इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। इसके बदले में ये उस बच्चे की
की पैंट उतारकर उसे चूहों से टॉर्चर करवाने लगा। पर तभी एक नए बच्चे ने आकर उसे बचा लिया और इस बच्चे का नाम भी विलियम विल्सन ही था। विल्सन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अब उसका एक कॉम्पिटिटर आ चुका था। उसने दूसरे विल्सन को डराने की कोशिश की लेकिन वो नहीं डरा। उसके ना डरने से विल्सन का खौफ भी खत्म होता जा रहा था, जिससे उसकी नींद तक उड़ चुकी थी। उसे पता था कि दूसरा विल्सन उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, पर फिर भी वो इससे कोई लड़ाई नहीं कर रहा क्योंकि वो फ्रेंडली है, तो बिना डराए ही वो सबको अपनी साइड कर लेगा। ये बात इस विल्सन को खा रही थी। अब इसका इलाज तो करना ही था, इसलिए रात में वो दूसरे विल्सन के पास पहुंच गया उसे जान से मारने। वो तो टाइम रहते टीचर ने इसे रोक लिया, पर इसके बाद दोनों विल्सन्स को स्कूल से निकाल दिया गया। फिर सालों बाद ये वाला विल्सन मेडिकल कॉलेज में चला गया, जहाँ पर एक दिन प्रोफेसर इन्हें दिल निकालने की सर्जरी करके दिखा रहा था एक डेड बॉडी पर, लेकिन विल्सन को यह ट्राई करना था किसी जिंदा इंसान पर। इसका दिमाग चलता ही ऐसे था। रात में एक लड़की रास्ते से गुजर रही थी तो विल्सन ने उसे पकड़ लिया और फिर उसी के ऊपर वो सर्जरी करने लगा अपने सभी दोस्तों के सामने। लेकिन तभी एक लड़का वहां पर आ गया जिसे देखकर सारे लड़के भाग गए, और वो था विल्सन का हमशक्ल यानी कि दूसरा विल्सन। उसने लड़की को फ्री किया, पर फिर भी इस वाले विल्सन ने उस लड़की को स्टैब कर दिया, जिसके बाद इसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया। फिर ये आर्मी में गया और जाते ही इसे भेज दिया वार में, जहाँ पर इसने जी भर के अत्याचार किए। जो भी शैतानी चीजें बचपन से इसके दिमाग में आती थी वो सब इसने किया, जिस वजह से इसकी रेजिमेंट भी बदनाम हो गई। ये लड़कियों को बिना बात के अब्यूज करता था और सब कुछ एकदम ठीक जा रहा था पिछली रात तक। कल रात ये एक पार्टी में गया था जहाँ पर इसने जोसेफिन नाम की लेडी को कार्ड्स खेलने के लिए चैलेंज कर दिया और वो भी आराम से मान गई। पहली बाजी ये हार गया और उसके बाद लगातार हारता रहा, लेकिन वो सब इसकी चाल थी। ये जानबूझकर हार रहा था। जब जोसेफिन इसका सारा पैसा जीत गई तब इसने असली बाजी खेलना शुरू किया, जिसके बाद ये रुका ही नहीं। हर एक गेम ये जीतता गया क्योंकि ये चीटिंग कर रहा था और इसका मोटिव भी पैसा नहीं था, इसे चाहिए थी जोसेफिन। तो जब जोसेफिन के पास कुछ भी नहीं बचा तब इसने बोला कि खुद को दांव पर लगाओ, अगर जीत गई तो हम बराबर हो जाएंगे और अगर हार गई तब भी तुम्हें कुछ नहीं देना, बस तुम मेरी हो जाओगी। जोसेफिन उसकी बातों में आ गई और हारना तो उसे था ही। तो जैसे वो हारी, विल्सन सबके सामने उसकी पीठ पर कोड़े बरसाने लगा। इन्हीं कामों में इसे मजा आता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर। अपने बाद वो बाकी सबको भी मौका दे रहा था कि तुम्हें इसके साथ जो भी करना है वो करो। पर तभी वहां पर आ गया दूसरा विल्सन और आते ही उसने विल्सन की सारी पोल खोल डाली कि ये चीटिंग कर रहा था। ये सुनकर जोसेफिन ने उसे चांटों से भर दिया और बाकी ऑफिसर्स ने उसे फायर करके टाउन से निकलने के लिए बोल दिया। उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए वो भागकर दूसरे विल्सन के पास पहुंचा उससे लड़ने। चैलेंज तो उसने कर दिया, लेकिन दूसरे विल्सन के सामने उसकी नहीं चली। उसने इस वाले विल्सन के माथे पर एक कट मारकर इसे वार्न कर दिया कि रुक जाओ, लेकिन ये नहीं रुका। फिर भी दूसरा विल्सन इसकी तलवार गिराकर चुपचाप वहां से चल दिया, लेकिन इसने पीछे से एक डैगर उसके पेट में घुसाकर उसे मार डाला। फिर जब इसने उसका मांस हटाया तो देखा कि सेम इसके जैसा कट उसके माथे पर भी था। वो इसे बोलता है कि मुझे मारकर तुमने खुद को मार लिया। ये बोलकर वो मर गया और उसके बाद ये भागकर पहुंचा इस चर्च में। प्रीस्ट को इसकी सारी बातें बकवास लगी, इसलिए गुस्सा होकर ये पहुंच गया बेल टावर पर, जहां से ये सीधा नीचे कूद गया। पर जब प्रीस्ट ने आकर देखा तो पता चला कि वो गिरने से नहीं मरा, बल्कि उसके पेट में वो खंजर था। इसी के साथ ये टेल होती है खत्म। तो विल्सन जो था वो इविल से भरा पड़ा था, वो सारे बुरे काम करता था, लेकिन जब वो लिमिट पार करने वाला होता तो उसकी अच्छाई वाली साइड आकर उसे रोक देती। अच्छाई ही उसे बचा रही थी, वरना वो तो कब का मर जाता। और जब उसने अच्छाई को ही मार दिया तो बुराई के दम पर वो कैसे टिकता। वो तो उसे कल भी मरवा देती और कल नहीं तो आज ही मरवा दिया। तभी गुड विल्सन ने बोला था कि मुझे मारकर तुमने खुद को मार लिया। अपनी अच्छाई को मिटा दोगे तो बुराई आपको मिटा देगी, समझ रहे हो ना। थर्ड टेल का नाम है टोबी डैमेट और इसके डायरेक्टर हैं फेडरिको फेलिनी। ये कहानी है एक फेमस एक्टर टोबी डैमेट की, जो कि अब उतना फेमस नहीं रहा। इसकी शराब पीने की बुरी लत ने इसे बर्बाद कर डाला, यानी कि फेम को ये पचा नहीं पाया और इसका करियर अब धीरे धीरे डूब रहा है। करियर बचाने के चक्कर में ये पहुंचा है रोम में, जहां पर ये एक मूवी में काम करेगा और उसके बदले इसने डिमांड की है एक ब्रांड न्यू फरारी, वो भी बोनस के तौर पर। एक प्रीस्ट उसे लेने आता है जो कि फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। वो टोबी को मिलवाता है दो डायरेक्टर भाइयों से और फिर वो कार में बैठकर निकल जाते हैं। टोबी पूछता है कि मेरी फरारी किधर है, तो प्रीस्ट बोलता है कि सेरेमनी के बाद मिल जाएगी। रास्ते में उनकी कार एक स्टॉप पर रुकती है तो एक हैंड रीडर उनके पास आ जाती है। बाकी सब के हाथ वो बड़े अच्छे से पढ़ रही थी, लेकिन जैसे उसने टोबी का हाथ देखा उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिना हाथ पड़े वो चली गई। अब टोबी का एक सीक्रेट भी है कि इसे व्हाइट कपड़े पहने एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपनी व्हाइट बॉल के साथ खेलती है। वो इसे एयरपोर्ट पर भी दिखाई दी थी और वो लड़की है डेविल, यानी कि डेविल को ये उसके रूप में देखता है और क्रीपी तो ये जरूर है।
टोबी सीधा पहुंचता है टीवी पर इंटरव्यू देने, जहां पर वो बताता है कि मैं गॉड को नहीं मानता लेकिन डेविल को मानता हूँ। होस्ट पूछता है कि डेविल कैसा दिखता है, तो वो बताता है कि छोटी बच्ची जैसा, और उस बच्चे की शक्ल इसे बाकी लड़कियों में भी दिखाई देती है, यानी कि वो डेविल हमेशा इसके आसपास रहता है। फिर वहां से टोबी सीधा जाता है एक अवार्ड फंक्शन में, जहां पर वो जी भर के शराब पी रहा था। जल्दी वो अच्छी तरह ड्रंक हो गया, तभी उसके पास एक लेडी आती है जो बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगी अगर तुम मुझे चूज करोगे तो। अचानक उसकी आंखें लाल हो गई, जिससे साफ हो गया कि यह डेविल है जो टोबी को अपनी तरफ बुला रहा है। वो टोबी को हर तरह का लालच दे रही थी, लेकिन वो बीच में ही सो गया, इसलिए वो भी चली गई। इसके बाद टोबी को स्टेज पर बुलाया गया अवार्ड देने के लिए, जहां पर स्पीच देते देते वो बिखर गया। फिर जब वो बाहर निकला तो वादे के मुताबिक फरारी उसे मिल गई, जिसे लेकर वो फुल स्पीड में निकल गया। वो पूरे शहर में घूम रहा था, जहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय फेक लोगों के। इंसानों और जानवरों की जगह पुतले थे। ऐसे ही घूमते हुए वो शहर से बाहर निकल गया और अचानक उसकी कार क्रैश होकर रुक गई, वो भी सही टाइम पर, क्योंकि आगे ब्रिज टूटा हुआ था। यानी गॉड ने इसे बचा लिया, लेकिन ब्रिज के दूसरी साइड उसे दिख रही थी वही लड़की, यानी डेविल इसे बुला रहा है। उसके पास चॉइस थी और उसने भी चुन लिया। कार में बैठकर उसने फुल स्पीड में कार कुदा दी, जिससे वो पार तो चला गया लेकिन कुछ ज्यादा ही। आगे एक मेटल वायर लगी हुई थी जिसमें अटक कर टोबी का सर कट गया और फिर उस लड़की ने बॉल की जगह उसका सर उठा लिया। इसी के साथ ये टेल भी खत्म हुई। तो ये टेल फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर सटायर थी, वो भी बहुत ज्यादा तगड़े वाला। कैसे सब कुछ काम करता है और कैसे फेम या स्टारडम पाने के बाद इंसान बौखला जाता है, फिर वो किस तरफ जाने लगता है, यही इसमें दिखाया गया। भटकता कई बार है लेकिन चॉइस उसके पास होती है। इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हुई। ये तीनों जो टेल्स थी वो स्टोरी के ऊपर नहीं थी बल्कि स्टोरी लाइन के ऊपर थी। अंदर क्या क्या चल रहा था वो देखने लायक था। पर जो चीज इस मूवी की सबसे ज्यादा बेस्ट है वो है इसकी डायरेक्शन। अगर मुझे रैंक करना हो तो थर्ड नंबर पे होगी सेकंड टेल, फिर सेकंड नंबर पे फर्स्ट टेल और सबसे ऊपर होगी थर्ड टेल। 1968 में ऐसे ऐसे शॉट्स दिखा पाना इम्पॉसिबल लगता है। थर्ड टेल पूरी तरह आर्ट थी और सेकंड टेल में भी कई सारे अच्छे सीन्स दिखाए गए। बाकी तीनों टेल्स की जो एंडिंग थी वो कंक्लूजन पे नहीं थी। कंक्लूजन हमें खुद करना था, जो मैंने करके आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी टेल आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ओरिजिनली इसके डायरेक्टर्स होने वाले थे ऑर्सन वेल्स, लुइस बुनुएल और फेडरिको फेलिनी। 1965 में आई जूलियट ऑफ द स्पिरिट्स के बाद ये फेडरिको फेलिनी का पहला काम था। वैसे 1967 में वो एक मूवी पर काम कर रहे थे लेकिन वो बन नहीं पाई। टोबी डैमिट के रोल के लिए पीटर ओटूल को कास्ट किया गया था। फिर जब वो पीछे हट गए तो फेडरिको फेलिनी ने एक कास्टिंग एजेंसी से कांटेक्ट किया और उस एजेंसी ने दो एक्टर्स को मिलने भेजा। वो थे टेरेंस स्टैम्प और जेम्स फॉक्स। फेलिनी ने चूज किया स्टैम्प को। वैसे टोबी के रोल के लिए मार्लन ब्रांडो और रिचर्ड बर्टन को भी कंसिडर किया गया था। टोबी डैमिट रोम में पहुंचते ही फरारी मांगता है। ये एक मजाकिया रेफरेंस था इसके पिछले साल आई मूवी द विचेस का। उसमें एक छोटा सा रोल करने के बदले में क्लिंट ईस्टवुड ने एक फरारी मांगी थी। टोबी को दो डायरेक्टर भाइयों से मिलवाया जाता है जिनका नाम था फ्रेटेली मनेटी। ये रेफरेंस था मार्को मनेटी और एंटोनियो मनेटी का। सेकंड टेल में जोसेफिना का रोल किया ब्रिजेट बारडॉट ने, लेकिन डायरेक्टर लुइस माले चाहते थे तब की मॉडल फ्लोरिंडा बाल्कन को। ब्रिजेट लुइस के साथ पहले भी 2 बार काम कर चुकी थी, अ वेरी प्राइवेट अफेयर और विवा मारिया में। जीन और पीटर फोंडा के साथ में ये इकलौती फिल्म है जिसमें वो बने भी कजन्स थोड़े अजीब। फर्स्ट टेल की शूटिंग पीटर फोंडा अपनी बहन और जीजा के साथ कर रहे थे और शूटिंग के बीच में वो डेली 4 घंटे एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते थे जो बनी इजी राइडर। और इजी राइडर इसके अगले साल बनकर रिलीज भी हो गई। टेरेंस स्टैम्प और पीटर फोंडा ने कई सालों बाद 1999 में जाकर एक साथ काम किया था द लाइमी में। इसमें जेन फोंडा ने फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में डायलॉग्स बोले, ह्यूज के साथ फ्रेंच में बात की और विल्हम के साथ इंग्लिश में। सेम साल में उनके हस्बैंड के साथ उनकी एक और मूवी आई थी बारबरेला और जेन ने उसमें भी दोनों भाषाएं खुद डब की थी। ब्रिटेन में ये जाकर रिलीज हुई थी 1973 में और आज तक ये कभी भी वहां के टीवी पर नहीं आई। थर्ड टेल में जो हाथ देखने वाली थी ये उनकी डेब्यू मूवी थी। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपसे डील करने आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।